तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब वे स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 और उसका है पार्ट नंबर 3 क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के ऊपर में। जैसे कि आपको पता है कि हमने सभी जगहों की जो प्रिंटिंग की व्यवस्था है उसके बारे में बात कर ली, ठीक है। सभी चीजों के बारे में, सभी टॉपिक के बारे में हमने डिटेल से पार्ट 1 और पार्ट 2 में बात कर ली है, लेकिन हमने अभी तक भारत के ऊपर नहीं आए हैं। अब हम बात करेंगे भारत में प्रिंट का संचार, ठीक है। और हम ये बात करेंगे कि भारत में छपाई कब आई, ठीक है, कैसे आई, और अगर इससे पहले वहां पर जो है कैसा सूचना का प्रसार जो है कैसे हुआ करता था, क्या वहां पर पहले पांडुलिपियों का इस्तेमाल होता था। तो इस प्रकार की जो बातें हैं हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे सामने टॉपिक है वो है भारत में प्रिंटिंग का संचार, ठीक है। कि भारत में प्रिंटिंग का संचार, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हम इसमें देखेंगे कि भारत में जो छपाई है वो कब शुरू हुई और प्रिंटिंग युग से पहले यहाँ पर जो सूचना का प्रसार था, यानी सूचना जो ली जाती थी या दी जाती थी, तो वो कैसे किस प्रकार लिखे जाते थे। तो वो लिखे जाते थे दोस्तों पांडुलिपियों के द्वारा। आपको पता ही होगा पांडुलिपि के बारे में, ठीक है। पांडुलिपि क्या होती थी, उसे हाथ से लिखा जाता था, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेंगे प्रिंटिंग युग से पहले की पांडुलिपियां, ठीक है। प्रिंटिंग युग से पहले क्या थी, यहाँ पर पांडुलिपियां थी, जो कि कैसी थी और किस भाषा में थी। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में पांडुलिपियां संस्कृत, अरबी, फारसी और अलग अलग क्षेत्र में जो है वो अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती थी और वो हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। पांडुलिपि की जो परंपरा है वो हमारे भारत में बहुत पुरानी है, ठीक है, और बहुत पहले से ये चलती आ रही है। पांडुलिपियों की अगर हम बात करें तो पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते जो होते हैं, जो ताड़ होता है उसके पत्ते और हाथ से कागज पर बनाए जाते थे, उनकी नकल की जाती थी और उसके बाद उसमें कुछ अच्छे अच्छे जो चित्र होते हैं वो भी उसमें बनाए जाते थे। बहुत बेहतरीन तरीके के चित्र जो कि बिल्कुल रियल लगता था। बहुत ही जो ऐसे बंदे होते थे जिनको बहुत अच्छी चित्रकारियां आती थी, तो वो उस पे जो चित्र है वो बनाया करते थे। तो ये हो गई आपकी पांडुलिपियों के बारे में। थोड़ा और यहाँ से देखते हैं। अगर हम बात करें 19वीं सदी के अंत तक, तो 19वीं सदी के अंत तक छपाई आने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि जो पांडुलिपियां खत्म हुई, पांडुलिपियां क्या हुई तब भी वहां पर छापी जाती रही। लेकिन पांडुलिपियों में दोस्तों एक दिक्कत थी, जिसकी वजह से जो पांडुलिपियां हैं आप कह सकते हो वो धीरे धीरे कम हुई और उसके बाद बिल्कुल ही खत्म हो गई। देखिए क्या कमियां थी उसमें। जो पांडुलिपियां थी ना दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा नाजुक हुआ करती थी, ठीक है। नाजुक होने के साथ साथ वो काफी महंगी हुआ करती थी, ठीक है। और काफी महंगी होने के साथ साथ उसे बहुत ही सावधानी से पकड़ना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारी जो आप समझ सकते हो एक तरह से उनमें कमियां थी। और भी बहुत सारी जो कमियां हैं वो होती थी। आप आगे की क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पांडुलिपियां जो होती थी उसके अक्षर क्या होते थे, बाद में उसमें मिट जाते थे अक्षर, ठीक है। उसके अक्षर क्या होते थे, जब बहुत टाइम हो जाता था तो उसके अक्षर मिट जाते थे। फिर उसमें और दिक्कतें क्या आती थी कि उसमें अलग अलग भाषाएं होती थी, ठीक है। तो अलग अलग भाषाओं को कोई एक बंदा अगर पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। और भी बहुत प्रकार की इसमें जो दिक्कतें हैं वो हुआ करती थी। तो आप यहां से आगे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये वाला यहां पर क्या है दोस्तों, आपकी है छपाई भारत आई, यानी कि छपाई जो है वो भारत कैसे आई, उसे कौन लाया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस जो है पहले 16वीं सदी में भारत आई थी दोस्तों, ठीक है। गोवा के जो पुर्तगाली धर्म के प्रसारक सब थे, प्रचारकों, ये सब जो है अपने साथ इसको लाए थे। अब इसमें हुआ क्या था, आते ही आते क्या हुआ, इसकी कुछ किताबें छपी। अगर हम बात करें 1674 में तो कोंकणी और कन्नड़ इन भाषाओं में लगभग 50 किताबें जो है इसकी छापी जा चुकी थी, ठीक है। अगर हम बात करें कि कैथलिक पुजारी जो थे इनका जो थोड़ा योगदान जो है वो ज्यादा था। कैथलिक पुजारियों ने क्या किया, 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी। आपको नोट करनी है बात, आ जाता है ये वाला जो है आपका 1 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप बात को ध्यान रखना, कोचीन में पहली तमिल किताब जो है उन्होंने छापी कैथलिक पुजारियों ने। उन्होंने एक और काम किया और वो क्या था, 1730 में पहली जो मलयालम किताब थी ये भी इन्होंने छापी थी, ठीक है। ये जो पहली है ये आता है हमेशा कोई भी चीज। अंग्रेजी भाषा वाला जो प्रेस है दोस्तों वो भारत में जल्दी से विकास नहीं कर पाया।
उसको समय लगा था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में, जो कि आपका प्रकाशन के नए रूप। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर हम दोस्तों बात करें भारत के लोगों को, तो भारत के जो लोग थे इनके पास पढ़ने के लिए लिमिटेड चीजें थी। तो लिमिटेड में क्या आता है, जो यूरोप के जो लेखक थे, यानी कि जो यूरोप के जो लेखक थे, जो यूरोप के लेखक लिखा करते थे। ठीक है, तो इनके पास पढ़ने के लिए वही उपन्यास थे, और वही उपन्यास जो है ये पढ़ने को इनको मिलते थे, और वही उपन्यास वो पढ़ते थे। लेकिन इस उपन्यास में दिक्कत क्या थी, वह उपन्यास किसने लिखा है, यूरोप के बंदों ने लिखा है। तो अब यूरोप के बंदों ने लिखा है तो उसके अंदर किसकी बात लिखी होगी, जैसे उनका रहन सहन होता है यूरोप वालों का, तो उन्होंने वही परिवेश इसमें लिख डाले। तो इससे होता क्या था, भारत के लोगों को क्या दिक्कत होती थी कि जो लोग हैं उस उपन्यास के साथ तारतम्य नहीं बिठा पाते थे। तारतम्य क्या होता है दोस्तों, तारतम्य का मतलब होता है जोड़ मेल, ये आप कह सकते हो। तारतम्य का मतलब होता है तालमेल, नहीं बिठा पाते थे। यहां पर एक बार और ध्यान से समझिए, जो भारत के लोग थे उनका अपना उपन्यास नहीं होता था, लेखक नहीं थे उस समय में, तो यूरोप के लेखकों का उपन्यास उन्हें पढ़ना पड़ता था। और जब वह यूरोप के लोगों का उपन्यास जो है पढ़ते थे तो वो उससे तालमेल नहीं बिठा पाते थे। ठीक है, तालमेल का मतलब यहां पर आप समझिए, हम क्या करते हैं, हम एक हिंदी मूवी देखते हैं, ठीक है, बॉलीवुड मूवी देखते हैं, उसमें एक हीरो होता है, ठीक है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है। अगर हम वो मूवी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो मूवी किस चीज से बनाई जाती है, हमारे इंडिया के ऊपर बनाई जाती है, उस चीज को देखकर, तो हम उसके सामने क्या करते हैं, हम तालमेल बिठाते हैं कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ठीक है, ये विलन है, तो हम उसको अपनी जिंदगी के साथ उसको जोड़कर देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो उपन्यास था इसे अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर भारतीय नहीं देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये यूरोप के परिवेश में लिखा हुआ था, तो यूरोप के लोगों की जो बातें थी वो इसके अंदर लिखी गई थी, जिससे जो तारतम्य है वो नहीं बैठ पाता था। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हुआ क्या, जो भारत के लेखक है वो भी सामने आए और उन्होंने क्या है, अपना जो सिस्टम है उसके ऊपर, अपनी परिस्थितियों के ऊपर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो फिर भारतीयों को उसे पढ़ने में मजा आया और वो उसके साथ अपना तारतम्य जो है वो बिठा पाए, अपना जो तालमेल है वो बना पाए। ठीक है, यहां पर देखिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो भारतीय परिवेश पर लिखने वाले भी लेखक सामने आ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपन्यास लिख दिए, उपन्यास लिखे जिसमें लोग उनके उपन्यास में जो भी कुछ लिखा हुआ था, जैसे उनके उपन्यास है उसमें कोई चरित्र है, उसमें कोई भाव है, तो जो पाठक है उसको अपने ढंग से वो अपने आप को जोड़कर उसको देख सकता था। ठीक है, तो उसको जो है मजा सा आने लग गया। ठीक है, और पहले उसके साथ क्या होती थी, दिक्कत होती थी, यूरोप में जो परिवेश था उसके ऊपर लिखा जाता था तो वह उन्हें ढंग से समझ नहीं पाते थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां से ये बात जो है समझ में आ गई होगी। यहां पर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें 1870 का जो समय था, तो ये समय आते आते जो पत्रिकाओं थे और अखबार थे, इनमें क्या हुआ, कार्टून छपने लग गए। अब दोस्तों ये भी आपको जो है नोट करने वाली बात है, कार्टून छपने लग गए। ये कार्टून दो महत्वपूर्ण काम करा करते थे। देखिए, कार्टून छपने लग गए, ऐसे कार्टून क्या करते थे, समाज के जो तत्कालिक मुद्दे हैं, यानी समाज का कोई मुद्दा उठा जल्दी से, कोई, ठीक है, कोई मुद्दा उठा जो भी ट्रेंड में चल रहा है और उसके ऊपर कार्टून छप गया। कोई राजनीतिक मुद्दा है उसके ऊपर जो है कार्टून छप गया, तो ये क्या करता था, उसी समय तत्कालिक मुद्दों पर और राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष करता था। इसका क्या मतलब है, वो जो कार्टून था वो सही चीजें दर्शा देता था जो कि सही नहीं होती थी। मान के चलिए अभी हो क्या रहा है, अभी मान के चलिए इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है। ठीक है, अब इनमें क्या है, बंदों को पता है कि ए पार्टी जीतेगी, क्योंकि पता तो चली जाता है कि इसको जो है ज्यादा बंदे पसंद करते हैं, तो ए जीतेगी और बी नहीं जीतेगी। तो वो कार्टून क्या करता था, वो कार्टून साफ साफ दिखा देता था कि भाई ए का बोलबाला है, ए जो कार्टून है वो बड़ा दिखा दिया जाता था, कुछ विचित्र दिखा दिया जाता था, और जो बी है वो छोटा दिखा दिया जाता था। तो ये प्रत्यक्ष जो है जुगाड़ हो जाता था उस समय का, जो कि सही नहीं था। तत्कालिक कोई भी मुद्दा उठा उस पर सही बात दिखा दी गई या गलत बात दिखा दी गई। ये राजनीतिक मुद्दा उठता तो उस पर सही या गलत बात दिखा दी जाती थी अपने हिसाब से। तो ये उस समय का जो है जुगाड़, और कार्टून जो है ये भूमिका निभाया करता था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात भी।
यहां पर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पर देखो है क्या, महिलाएं और प्रिंट, यानी कि जब प्रिंट का समय था तो उस समय महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई, जो महिलाएं थी उनके साथ क्या हुआ, महिलाओं ने क्या उसे पढ़ने में दिलचस्पी दिखाई, या जो महिलाएं थी क्या उनको पढ़ना आता था, लोगों ने क्या महिलाओं के लिए सपोर्ट किया कि सपोर्ट नहीं किया। ये सारी बातें हम इसमें टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां पर देखिए कई सारे लेखक आए, उन्होंने क्या किया, महिलाओं की जिंदगी के बारे में लिखना शुरू किया, महिलाओं का जो जीवन है उस पर भी उन्होंने प्रकाश डालना शुरू किया, कई सारे लेखक आए। तो इससे क्या हो गया, जो मध्य वर्गीय लोग होते हैं, ठीक है, उन मध्य वर्गीय घरों में क्या हुआ, महिलाएं ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गई पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में लिखा हुआ था। जो किताब छापी गई तो उसमें ना तो बहुत गरीब के बारे में लिखा होगा, ना तो बहुत अमीर के बारे में लिखा होगा, क्योंकि इन दोनों की संख्याएं कम होती है अगर कंपेयर करें हम मध्य वर्गीय से, तो ठीक है। तो जो उसमें बातें लिखी गई उसको जोड़कर देखा गया और महिलाएं उनको बहुत ज्यादा पढ़ने लग गई, पहले से बहुत ज्यादा पढ़ने लग गई मध्य वर्गीय घरों की महिलाएं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, दो तरीके के परिवार थे। एक परिवार जो था वो परिवार तो महिलाओं को पढ़ाने के पक्ष में था, एक परिवार था जो कि महिलाओं को पढ़ाने के पक्ष में नहीं था। तो यहां पर देखते हैं कुछ परिवार ऐसे थे जो औरतों को घर पर बैठने पढ़ाने की बात करते थे। वो कहते थे कि आप एक काम करो, आप घर में ही पढ़ो, ठीक है, हम आपकी जो पूरी व्यवस्था है वो घर में पढ़ने की करा देते हैं, और उनको पढ़ने में वो सहायता करते थे, ठीक है। सारी उनको कोई दिक्कत होती थी पढ़ने में तो अगर घर का कोई बंदा उन्हें पढ़ा सकता है तो वो उसे पढ़ाता था, और अगर नहीं पढ़ा सकता है तो उसे पूरी सहायता करता था कि कैसे वो पढ़ ले। तो कुछ परिवार ऐसे थे जो औरतों को पढ़ने में पूरा का पूरा सपोर्ट करते थे, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो 19वीं सदी के मध्य में जब गांव में छोटे बड़े स्कूल खुलने लग गए, गांव में क्या हुआ, गांव में हो गए, शहरों में हो गए, तो यहां पर क्या हुआ, छोटे बड़े स्कूल खुलने लग गए। तो जो महिलाओं के पढ़ाई के सपोर्ट में थे उन्होंने उसे स्कूल भेज दिया, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं उन बंदों की जो कि महिलाओं की पढ़ाई के खिलाफ थे, कुछ पुरानपंथी लोग। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जो पुरानी परंपरा को मानते हैं, पुरानी स्थिति से उभरना नहीं चाहते हैं, या पुरानी रीति रिवाज को मानते हैं, या पुराने धर्म को मानते हैं, ये पुरानपंथी होते हैं। तो दोनों ही धर्म में पुरानपंथी थे, हिंदू में भी और मुस्लिम में भी। तो ये अभी भी स्त्री शिक्षा के क्या थे, खिलाफ थे। इनका मानना क्या था, इनका मानना था अगर जो स्त्री है, जो महिलाएं हैं, वो शिक्षा पा लेती है तो उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और वो जो फैसले हैं वो गलत लेती है, ठीक है। उनका ये मानना था पुरानपंथी हिंदू और मुस्लिम का, ठीक है। तो जो कुछ परिवार थे वो ये चाहते थे कि जो बेटियां हैं वो तो पढ़े, लेकिन वो सिर्फ धार्मिक ग्रंथ पढ़े, यानी जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं सिर्फ वही पढ़े, उसके सिवाय और कुछ भी और अलावा ना पढ़े। तो कुछ परिवार आपने देख लिए, कुछ परिवार ऐसे थे जो चाहते थे बिल्कुल ना पढ़े, कुछ परिवार ऐसे थे जो चाहते थे हम पूरा सपोर्ट करेंगे तुम पढ़ो, और कुछ परिवार ऐसे थे जो चाहते थे तुम सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ो, इसके अलावा तुम कुछ भी ना पढ़ो। तो इनकी संख्या बहुत कम थी जो केवल चाहते थे कि धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ो और कुछ भी ना पढ़ो। मेन थे आपके जो एक चाहता था सपोर्ट करते थे और एक जो है सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। रूढ़िवादी परिवार में ब्याही, ठीक है, एक कन्या थी जिनका नाम था रस सुंदरी देवी। उन्होंने क्या किया दोस्तों, अब रूढ़िवादी परिवार से है तो इसका मतलब पढ़ने के लिए मना कर रखा होगा, तो इन्होंने क्या किया, रसोई में छुप छुप कर पढ़ने लग गए। इनको मना कर रखा था पढ़ने से, लेकिन इन्होंने तब भी रसोई में छुप छुप कर जो पढ़ना है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने पढ़ा, लिखा, समझा, तो आगे चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक एक आत्मकथा लिखी, जो कि इन्होंने इतिहास रच दिया है किताब लिखकर। क्यों? क्योंकि 1876 की अगर हम बात करें तो वहां उस समय प्रकाशित हुई थी, और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई
पहली संपूर्ण आत्मकथ्या कहानी थी। आप समझ सकते हो, इन्होंने वो काम करके दिखाया जो कि कोई नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो रूढ़िवादी परिवार से होना जहां पर पढ़ाई लिखाई के लिए मना कर रखा है, ऊपर से इन्होंने चोरी छुपे जो है पढ़ाई की, ऊपर से इन्होंने इतनी बड़ी जो किताब है वो प्रकाशित की और संपूर्ण आत्मकथ्या जो है वो लिख दी। ठीक है, तो ऐसा जो कुछ वो इनके साथ हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है आपका प्रिंट और गरीब जनता। ठीक है, यानी ये जो प्रिंट का समय था, जो किताबों का समय था, जो पढ़ने लिखने का चलन था, तो इस समय गरीबों पर क्या असर पड़ा, गरीब कैसे अफोर्ड कर पाते थे, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। अगर हम बात करें 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में, तो दोस्तों यहाँ पर किताब जो है वो बहुत तगड़ी सस्ती हो गई थी। किताबें इतनी ज्यादा सस्ती हो गई थी कि चौक चौराहों पर बेची जा रही थी। अब इससे क्या हुआ, इसके चलते एक अच्छा काम हुआ, जो गरीब लोग थे वो उनके सामने भी जो किताब है वो सस्ती दर पे अवेलेबल हो सकती थी, तो वह भी उसे खरीद सकते थे। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि किताब इतनी सस्ती हो गई थी कि चौक चौराहों पर बिक रही थी, और गरीब लोग भी जिनकी बहुत नॉर्मल सी आय होती थी वो भी इसे खरीद पाते थे, अफोर्ड कर पाते थे। ठीक है, आगे यहां पर देखते हैं हम क्या बात है। यहां पर दोस्तों क्या है, अगर हम बात करें 20वीं सदी के शुरुआत की, तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनकी स्थापना होने लगी, सार्वजनिक पुस्तकालय की, और इन पुस्तकालयों के कारण क्या हुआ, लोगों को किताबों की पहुंच बढ़ गई। पहले क्या होता था, किताब चाहिए होता है, ठीक है, तो किताब चाहने के लिए ये ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें किताब खरीदनी है तो तुम डायरेक्ट दुकान में चले जाओ, जैसे हमारे यहाँ होता है, या पुस्तकालय में चले जाओ। उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती थी, उनको वेट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। किताब जो लोगों के पास है वो पहुंचना स्टार्ट हो गई बहुत जल्दी, क्योंकि जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे वो खुल गए, और उन पुस्तकालयों से क्या हुआ, लोगों के पास जो किताब पहुंचने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, और लोगों को किताब की जो पहुंच है वो बहुत जल्दी हो गई। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात की, जो कि गरीबों के लिए बहुत ही फायदेमंद थी। ठीक है, जो स्थानीय अमीर थे, स्थानीय अमीर का मतलब ये है गांव, ठीक है, और इसी के अंदर यहां पर जो लोकल अमीर लोग हैं, जो कुछ अमीर है, तो ये क्या करते थे, ये पुस्तकालय खोला करते थे। क्यों खोला करते थे, क्योंकि उस समय एक ट्रेंड चला था, और वो ट्रेंड क्या था कि जो भी अमीर है और अगर वो पुस्तकालय खोलता है तो वो उसके लिए एक प्रतिष्ठा की बात रहेगी, उसके लिए गर्व की जो बात होगी। ठीक है, तो इसलिए अमीर लोगों ने क्या किया, धड़ाधड़ जो पुस्तकालय है वो खोलना शुरू कर दिया अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, और इससे फायदा गरीब लोगों को हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर लास्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है प्रिंट और प्रतिबंध। ये क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई चीज नई आती है तो उस पर प्रतिबंध लगाना है कि नहीं लगाना है वो समझा नहीं जाता है, लेकिन जब उस नई चीज से कोई दिक्कत होती है तब उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उस पर रोक लगाई जाती है। तो सेम इसी प्रकार से हुआ प्रिंट पर प्रतिबंध शुरू में नहीं लगाया गया, अनदेखा किया गया, लेकिन जब बाद में ऐसा कुछ जुगाड़ सामने आया जिससे लोगों को ये लगा कि भाई प्रिंट के कारण भी क्या हो रहा है, लोगों में कुछ ऐसी भावनाएं जो है जागरूक हो रही है, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और कुछ आंदोलन हुए, कुछ युद्ध हुए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट में क्या है, प्रतिबंध लगाया गया। शुरू में बिल्कुल छूट थी। यहां से समझिए, अगर हम बात करें 1798 की, तो उस समय जो उपनिवेशी शासक थे ना, वो उपनिवेशी शासक क्या करते थे, सेंसर को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे। सेंसर क्या होता है, सेंसर होता है दोस्तों, जो भी काम चल रहा है, मान के चलो कोई काम है, उस काम का नाम है ए, तो उस काम को, वो काम जो है, ये फैक्ट्री वो काम बना रही है, उसके बाद लोगों को प्रोवाइड करा रही है, तो इस पर सेंसर नहीं लगाया गया। सेंसर का मतलब होता है कि उस पर जांच करने का कोई काम जो है वो नहीं लगाया गया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उस पर जांच किया गया, कर्मचारी बिठाए गए, और फिर सेंसर लगाया गया, जिसकी वजह से जो न्यूज है या कुछ भी आप छाप रहे हो तो पहले उन अधिकारियों से आपको जांच करवाना पड़ेगा, प्यूरिफाई कराना पड़ेगा, और जब वो परमिशन देंगे तो आप उसे जो है बाहर पब्लिक में प्रोवाइड करवा सकते हो, जनता को दिखा सकते हो, जैसे कि आम अभी भी ऐसा होता है सभी चीजों में। ठीक है, फिल्मों में भी और भी बहुत सारी चीजों में। तो ऐसा पहले जो है गंभीर रूप से उसे नहीं देखा जाता था। तो शुरू में जो भी थोड़े बहुत नियंत्रण लगाए जाते थे वो भारत में रहने वाले अंग्रेजों पर लगाए जाते थे,
क्योंकि वो जो कंपनी के जो कुशासन है, कंपनी का जो बुरा व्यवहार था, उसकी जो आलोचना करते थे, तो इन सब चीजों पे थोड़ा बहुत जो है नियंत्रण जो है वो लगाया जाता था, लेकिन प्रेस पर नहीं। उस पर एक तरह से आप कह सकते हो बिल्कुल छूट दी हुई थी। लेकिन यहां पर बिल्कुल ही जो रवैया है वो बदल गया। कैसे बदल गया? अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह की, जो कि आपको याद होगा बहुत तगड़ा विद्रोह था, तो अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के बाद, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसे बिल्कुल आप कह सकते हो छीन ली गई। प्रेस को पूरी स्वतंत्रता जितनी थी उतनी नहीं दी पाई। प्रेस के प्रति क्या हुआ? अंग्रेजी हुकूमत रवैया बिल्कुल बदल सा गया। जो पहले बिल्कुल छूट दे रखी थी, अब बहुत कम छूट दे रखी है, तो वो रवैया बिल्कुल बदलने लगा। एक एक्ट आया जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, जो कि 1878 में पारित किया गया था। तो इस कानून में क्या बताया गया था? इस कानून में बताया गया था कि जो सरकार है वो वर्नाकुलर प्रेस में समाचार पत्रों पे, संपादकीय पर सेंसर लगाएगी और अकूत शक्ति प्रदान करेगी। अकूत शक्ति का मतलब होता है बेहिसाब, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं। मान के चलिए सेंसर बिठाया उन्होंने, पहले सेंसर नहीं था, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद सेंसर लगाया गया। अब यहाँ पर कुछ अधिकारी बिठाए गए, तो उनके पास बेहिसाब शक्ति दे दी गई, अकूत शक्ति दे दी गई, ठीक है, कि अगर तुम्हें न्यूज, ये कोई मैगजीन या कोई भी समाचार पत्र या कुछ भी जो छप रहा है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम उसे बिल्कुल बर्खास्त कर सकते हो, तुम उसे बिल्कुल छपने नहीं दे सकते। बहुत सारी शक्तियां प्रदान कर दी, यानी कि जो माहौल है वो बिल्कुल सा बदल सा गया। अगर हम बात करें राजद्रोही रिपोर्ट, कोई ऐसी रिपोर्ट आती जो राजद्रोही सी लगती, छपने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी। अखबार को बोला जाता था कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, चेतावनी दी जाती थी, वार्निंग दी जाती थी। अगर वो उस चेतावनी को नहीं मानता था, यानी जिस बंदे को चेतावनी दी गई है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, उस चेतावनी को नहीं मानता था वो, तो ऐसी संभावना में क्या होगा? प्रेस को बंद कर दिया जाएगा और उसके जो प्रिंटिंग मशीन है उन सभी मशीनों को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वहां पर हुआ करती थी। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। एक बार हल्का सा दोबारा से आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, जो प्रेस पर प्रतिबंध है, शुरू में बिल्कुल छूट थी, कोई दिक्कत नहीं थी, हल्का फुल्का नियंत्रण था, ठीक है। और लेकिन जब बात हुआ 1857 के विद्रोह की, 1857 की अगर हम बात करें, तो उसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल रवैया बदल गया और उसके बाद उसमें जो सेंसर है वो लगाया गया। सेंसर बताया मैंने आपको, एक बंदे की एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में बहुत सारे अधिकारी होते हैं और वो जांच करते हैं कि तुमने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो तुमने समाचार पत्र बनाया है, जो भी तुमने कुछ छापा है, तो क्या वो पब्लिक को जो है वो दिखाने के लायक है? वो कहीं अगर हम उसे पब्लिक को दिखाएं और वो कहीं जो है दंगा करे या उनके मन में कुछ ऐसी भावनाएं आए जिससे हिंसा हो सकती है, तो वो सेंसर उस चीज पे कंट्रोल करी और बाद में सारी चीजें जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ी। जो सेंसर है उसको बहुत सारी शक्तियां दे दी गई कि अगर तुम्हें बिल्कुल भी न्यूज पसंद नहीं आती तो तुम इसको बिल्कुल बर्खास्त कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते चलते बहुत ही ज्यादा जो सेंसर है वो ताकतवर हुई और सेंसर क्या करती थी? अगर कोई भी ऐसी रिपोर्ट छपती थी जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती थी तो वो उसे चेतावनी देते थे। अगर वो समाचार पत्र वाले या कोई भी जिसको चेतावनी मिली है, अगर वो चेतावनी को नहीं मानते थे, चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, तो उस प्रेस को ही बंद कर दिया जाता था और उसकी जो प्रिंटिंग मशीनें थी उनको जब्त कर लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो चैप्टर है फुल्ली फाइनल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारी बातें जो हमने इसमें कंप्लीट करा दी हैं आपके। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप कर सकते हैं लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। बेल नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, आप इसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।